Welcome to this first session on pay fixation under central government. Without wasting any time, I would like directly to come to the presentation over this. So, gentlemen, this is the presentation, and this is the first session. First session because the pay fixation topic itself is very big, and it may take a bit longer time in covering all the topics in this. So, this is the first session. If the requirement will be there, will be second, third, and might be fourth session also. इसमें सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि डिफरेंट प्रोविजंस क्या हैं पे फिक्सेशन के, डिफरेंट रूल्स क्या हैं, और वन आफ्टर वन रूल हम कवर करेंगे. सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पे आएंगे इसके. तो टोटल पे फिक्सेशन इन अ ग्लेंस कवर्स दीज मस्ट टॉपिक्स. पे फिक्सेशन एट फर्स्ट अपॉइंटमेंट. फर्स्ट अपॉइंटमेंट में यदि गवर्नमेंट से कोई प्राइवेट सेक्टर में जाता है या पब्लिक सेक्टर में जाता है और वाइस वर्सा मूवमेंट होता है तब. ऑन प्रमोशन, एमएससीपी, डेपुटेशन. डेपुटेशन में कोई अगर डेपुटेशन पे है और वहीं से कहीं और चला जा रहा है, दैट इज एक्स कैडर टू एक्स कैडर. परफॉर्मा प्रमोशन, इफ अ पर्सन इज ऑन डेपुटेशन एंड ही इज प्रमोटेड इन हिज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उसका पे फिक्सेशन होगा. डिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में रीएम्प्लॉयमेंट के बाद यदि कोई रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन के बाद फिर से एम्प्लॉयमेंट ले रहा है तो कैसे उसका पे फिक्सेशन होगा. एंड व्हेन द पनिशमेंट इज ओवर, सम कोई पनिशमेंट उस पर्सन को मिला हुआ है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बाद और पनिशमेंट ओवर हो जाता है तो हाउ हिज पे विल बी रीडिफाइंड. इसके अंतर्गत डिफरेंट प्रोविजंस हैं. डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैसे डिसाइड होगा, या पे फिक्सेशन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है तो कैसे होगा. पे प्रोटेक्शन, हाउ विल दिस बी प्रोवाइडेड. थर्ड वन इज एडवांस इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, इंक्रीमेंट्स, कैसे ये सारे के सारे डील होंगे. सो वी आर कवरिंग द टोटल पोर्शन ऑफ पे फिक्सेशन एंड डीलिंग विद द डिफरेंट टॉपिक्स ऑन पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ द पे मैट्रिक्स. पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी जब लागू हुआ तो 7 सीपीसी लागू होने के बाद जो 6 सीपीसी में जिसको पे स्केल कहा जाता था, ऑन ग्रेड पे कहा जाता था, उसको कन्वर्ट किया गया पे मैट्रिक्स में. इन दिस पे मैट्रिक्स हम देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है एक रेक्टेंगल एंड एक ट्रायंगल का, जिसमें कि डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स हैं 1 to 18. दिस 1 to 18 कॉलम्स आर कॉल्ड पे लेवल. And every pay level defines different functional group. For an example, अगर हम देखें पे लेवल 11 एंड पे लेवल 12, तो पे लेवल 11 अंडर सेक्रेटरी का पे लेवल है और पे लेवल 12 डिप्टी सेक्रेटरी का पे लेवल है. सो अंडर सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स व्हाई देयर पे लेवल आर डिफरेंट. अगर इसी में हम हॉरिजॉन्टल रोज देखें तो रोज टोटल 40 हैं, 1 to 40. And these horizontal rows defines the pay progression, meaning thereby that after yearly increment, how his pay increases, how the pay of a person increases, this is defined by the horizontal rows. This is called stage of pay. So vertical columns को हम level of pay कहते हैं और horizontal rows को stage of pay कहते हैं. So similar thing it is mentioned here. यहां एक चीज देखें, पे इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस पर्सनल पे प्लस एनपीए. एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस. तो हम आगे देखेंगे ये तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं और हाउ दीज आर डिफाइंड एंड हाउ पे इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. जैसे बेसिक पे कैसे फिक्स होता है, पर्सनल पे कैसे डिफाइंड होता है और एनपीए कैसे डिफाइंड होता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. विदाउट दैट वी कैन नॉट प्रोसीड. वन ऑफ द टर्म इज कैडर. कैडर इज एक्सटेंट ऑफ अ सर्विस डिक्लेयर्ड एज ए सेपरेट यूनिट. तो पहला पॉइंट तो कैडर में ये समझें कि कैडर में एक या एक से ज्यादा पे लेवल्स होते हैं. कहने का मतलब है कि सिंगल पोस्ट कैडर यदि है, कई कैडर सिंगल पोस्ट कैडर होता है. अगर सिंगल पोस्ट कैडर है तो एक पे लेवल एक ही पोस्ट होगा. लेकिन यदि ये सिंगल पोस्ट कैडर नहीं है, मल्टीपल पोस्ट कैडर है एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट पे लेवल्स इसमें शामिल हैं, तो देयर विल बी डिफरेंट पे लेवल्स इन द कैडर. लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस का सेपरेट यूनिट डिक्लेयर होना जरूरी. अनलेस एंड अनटिल इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज नॉट अ कैडर. सो
अच्छा, कैडर में जो डिफरेंट पोस्ट होते हैं, दे हैव आइदर द सेम ड्यूटी और सिमिलर ड्यूटी। सो टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के पोस्ट को मिला करके कैडर नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज टेक्निकल ड्यूटीज आर सेपरेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आर सेपरेट। पे जो होता है किसी भी कैडर में, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से डिसाइड होता है, उसके पोजीशन से कैडर में डिसाइड होता है। जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की हम बात करें तो एंट्री लेवल है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, एंड ऑनवर्ड इट इज। सो डिफरेंट नेचर ऑफ ड्यूटीज है, डिफरेंट पोजीशंस हैं, जिसके हिसाब से पे डिफाइन हो रहा है। कैडर है सब कैडर। जैसे कि अगर असिस्टेंट काउंट करें तो टोटल गवर्नमेंट में असिस्टेंट इज अ कैडर, लेकिन असिस्टेंट्स पोस्टेड इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दे कंस्टिट्यूट सब कैडर्स, वो अलग अलग सब कैडर्स हैं। टाइम स्केल का मतलब होता है पे स्टेजेस विच वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, दैट इज अ पे लेवल। एक पे लेवल में मिनिमम टू मैक्सिमम तक पे वेरी करता है एवरी ईयर, सो दैट इज कॉल्ड टाइम स्केल। 6 CPC में इसको टाइम स्केल कहते थे, एंड हियर इट इज कॉल्ड पे लेवल। टाइम स्केल आइडेंटिकल हो सकता है और टाइम स्केल सेम हो सकता है। टाइम स्केल आइडेंटिकल है यदि दो पे एक ही पे लेवल में है एंड द कैडर इज द सेम। अगर कैडर सेम नहीं है, दोनों दो कैडर के हैं, एक आदमी टेक्निकल कैडर का है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का है, सो देयर पे इफ इवन इफ इट फॉल्स इन द सेम पे लेवल 11 में ही दोनों पोस्ट हैं, एक अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक टेक्निकल है, तो देयर पे लेवल विल बी कॉल्ड आइडेंटिकल, बट दिस विल बी कॉल्ड सेम यदि दोनों सेम कैडर के हैं। अगर दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के हैं और एक आदमी पे लेवल 11 में स्टेज 6 पे है, एक 9 पे है, तो उनका टाइम स्केल जो है वो सेम कहा जाएगा। लियन, लियन इज टाइटल ऑफ अ पर्सन टू होल्ड अ पोस्ट। ये एक समझने वाला कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब आप पे फिक्सेशन समझना चाहते हैं। लियन का मतलब होता है कि यू हैव राइट टू बी एन वन पोस्ट टिल you leave the post, you vacate the post, till you are removed from the service or you superannuate or retire। इसके पहले एक पर्सन से उसका लियन नहीं छीना जा सकता है, यानी एक पोस्ट पे राइट नहीं छीना जा सकता है। इवन इफ वो उस पोस्ट को छोड़ करके किसी दूसरे पोस्ट पे भी काम करने जाता है, स्टिल ही होल्ड्स द राइट ऑन हिज पोस्ट, वो बैक होकर के उस पोस्ट पे आ सकता है। दिस इज समथिंग लाइक आई हैव टाइटल ऑफ अ हाउस, मेरे पास एक मकान का टाइटल है, मैं उसका मालिक हूं, चाहूं तो उस मकान में रहूं या अगर दूसरे मकान में भी मैं किराए पे रह रहा हूं तब भी मैं इस मकान का मालिक हूं। सो टाइटल इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ 1-to-1 रिलेशन है पोस्ट एंड पर्सन के बीच में। एक पोस्ट पे एक ही आदमी का टाइटल हो सकता है एंड एक आदमी एक ही पोस्ट पे लियन रख सकता है, एक ही पोस्ट का मालिक हो सकता है। सो रिलेशन इज 1-to-1। डिफरेंट डेफिनेशंस देख लें पे फिक्सेशन में। सब्सटेंटिव पे, एक पर्सन जहां उसका लियन है जिस पोस्ट पे, अगर उसी पोस्ट पे काम कर रहा है तो ही विल ड्रॉ सब्सटेंटिव पे। ऑफिशिएटिंग पे, इफ द पर्सन इज वर्किंग एट अ post where he does not hold the lien, like in deputation, like in holding temporary charge, he will draw officiating pay। presumptive pay, एक पोस्ट जिसपे कि मैं काम नहीं कर रहा हूं बट आई वांट टू नो यदि मैं वहां काम कर रहा होता तो क्या ड्रॉ कर रहा होता। कोई जरूरी नहीं है, द पर्सन हु इज वर्किंग देयर विल ड्रॉ द सेम व्हाट आई एम प्रिज्यूम टू ड्रॉ व्हेन आई विल बी वर्किंग एट दिस पोस्ट। हो सकता है वो आदमी, वो पोस्ट एक हायर, मेरे प्रेजेंट पे लेवल से हायर का पोस्ट हो और वहां पे वो आदमी स्टेज 5 में, मैं जाऊं तो पहले स्टेज में जाऊंगा। सो दो पे सेम नहीं हो सकता है। ये पर्सन के पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वहां अगर वो काम कर रहा होता है तो कितना ड्रॉ कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल पे। पर्सनल पे इज टू सेव एन एम्प्लॉय फ्रॉम द लॉस ऑफ पे। जब पे फिक्सेशन होता है या जब एक पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे मूव करता है, उसका पे फिर से डिफाइन होता है, तो उसके पे में लॉस ना हो इसके लिए कंसेप्ट आता है पर्सनल पे।
और यहाँ पे का एक पोर्शन पर्सनल पे के रूप में, जो लॉस हो रहा पोर्शन होता है उसको पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में आएंगे। पे, पर्सनल पे के रूप में जो भी अमाउंट प्रोटेक्ट किया जाएगा वो फ्यूचर इंक्रीमेंट जैसे जैसे आदमी का होता जाएगा, उस पर्सन का होता जाएगा, उसके अगेंस्ट दैट विल बी एडजस्टेड। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर दैट अ पर्सन मूव्स फ्रॉम पोस्ट एक्स टू पोस्ट वाई। On post X, he was drawing 60,000 rupees. On post Y, his pay is fixed at 55,000 and 5,000 is being protected as personal pay. Then after next increment, if his salary becomes 58,000, then what will happen? His 60,000 in post X is to be protected. So 58,000 will be the basic pay and 2,000 now will be protected as personal pay. Next time, after the next increment, if his salary is fixed at 61,000, then now it is more than what he was drawing previously, that is on pay post X, that is 60,000 rupees, and this, because this 61,000 is greater than 60,000 rupees, so his personal pay will be withdrawn. It will be stopped now. So अब उसकी सैलरी 61,000 हो जाएगी और नो कोई भी पर्सनल पे नहीं रहेगा। आगे एग्जांपल से ये ज्यादा क्लियर हो। स्पेशल पे, स्पेशल पे किसी भी स्पेशल और आर्डस ड्यूटी के लिए दिया जाता है। एक पोस्ट यदि किसी स्पेशल मेरिट को डिजर्व करता है, यह बहुत आर्डस नेचर ऑफ ड्यूटी है, बहुत डिफिकल्ट नेचर ऑफ ड्यूटी है, तो उसके लिए स्पेशल पे दिया जाता है। डिफरेंस पर्सनल पे एंड स्पेशल पे में ये है कि पर्सनल पे इज पर्सनल टू अ पर्सन एंड स्पेशल पे इज कॉमन टू अ पोस्ट। यानी कि उस पोस्ट पे कोई भी काम करेगा ही विल गेट ए स्पेशल पे, लेकिन पर्सनल पे एक पर्टिकुलर पर्सन को ही मिलेगा till he is working to a post. So that is the difference between the two. अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। FR22, this is, we can say, the backbone of total pay fixation. Total pay fixation अगर हम देखें तो more or less total इसी एक रूल पे डिपेंडेंट है, फंडामेंटल रूल 22। फंडामेंटल रूल 22 के कई पार्ट्स हैं, इसमें हम देख लें। FR22 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड FR22 B है। एक चीज ध्यान देंगे, ये कैपिटल बी तो है, कैपिटल ए कहीं भी नहीं है। सो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट FR22 कैपिटल ए, इट इज नोवेयर, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। उसके अंदर में FR22 1 के अंदर में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। सो वन बाय वन हम प्रोविजन देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, दैट विल बी इजियर। एक ग्लिम्स जस्ट देख लेते हैं। FR22 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रमोशन के केस को डील करता है। इसके अंदर एक प्रोविजो है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ पे। हम लोगों में से हर किसी ने सुना होगा, व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, फ्रॉम पोस्ट एक्स टू पोस्ट वाई, हिज पे ऑन पोस्ट वाई कैन नॉट बी लेस देन व्हाट ही वाज ड्रॉइंग अर्लियर ऑन पोस्ट एक्स। दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ पे। उसको कैसे करते हैं, क्या मेथड है, दैट इज डिफाइंड अंडर FR22 1, FR22 प्रोविजो ऑफ FR22 1। यानी FR22 1 जहां भी लगेगा, दिस प्रोविजो, दिस स्पेशल कंडीशन विल बी अप्लाइड। दूसरा है FR22 1A, इसके अंदर है 3 सिचुएशन है, 1A1, A2 एंड A3। A1 में यदि कोई आदमी X से Y में जाता है, Y बियर्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन X, तो पे कैसे फिक्स होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि सिमिलर है तो कैसे फिक्स होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि लोअर है तो कैसे फिक्स होगा। ये तीनों इसके अंदर कवर होते हैं। इफ अ पर्सन ऑप्ट्स फॉर फिक्सेशन ऑफ पे फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि नेक्स्ट इंक्रीमेंट, मान लीजिए कि ये पर्सन इज प्रोमोटेड एंड 1 मंथ के बाद उसका इंक्रीमेंट है, तो यदि आज प्रमोशन हो गया तो एज पर नॉर्मल प्रोसीजर उसका अगला इंक्रीमेंट 6 मंथ के बाद लगेगा। तो वो 1 महीने के डिफरेंस के कारण एक इंक्रीमेंट लूज कर दे रहा है ओल्ड पे में ऑफ कोर्स, और उसका रिपार्केशन पे में जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन एक्सरसाइज करने का प्रोविजन बनाया गया, दैट इज अंडर FR22 1B।
यहाँ गौर करेंगे FR22B नहीं है, FR22(1)B है, जहां की एक ऑप्शन दिया जाता है फिक्सेशन ऑफ पे का फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। सिमिलरली पे डेपुटेशन पे कैसे फिक्स करेंगे? पे यदि एक पर्सन दूसरे में जा रहा है और दोनों सेम पे लेवल में है, सेम पे स्केल का मतलब 6 CPC था, सेम पे लेवल में है, तो उनका पे कैसे फिक्स होगा? इफ अ पर्सन मूव फ्रॉम वन डेपुटेशनल पोस्ट टू अनदर डेपुटेशनल पोस्ट विदाउट कमिंग टू द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो पे कैसे फिक्स होगा और प्रोबेशन पे कैसे फिक्स होगा? दिस टोटल इज कवर्ड अंडर FR22। अब हम देख रहे हैं FR22(1). FR22(1) में क्या था? FR22(1) में क्या था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन का केस। सो हियर द केस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन। सो कहां ये एप्लीकेबल है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एंड प्रमोशन में। दिस प्रमोशन इंक्लूड्स MSCP, क्योंकि MSCP का फिक्सेशन एग्जैक्टली प्रमोशन की तरह से ही होता है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोविजो है, प्रोविजो इन स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन का मतलब हो गया कि जहां कहीं भी FR22(1) एप्लीकेबल होगा, दिस कंडीशन इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। दिस इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। और ये कंडीशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ पे, जैसे कि मैंने बताया था। ये प्रोटेक्शन ऑफ पे जो है ये दो तरीके से दिया जाता है। पहला है बाय मीन ऑफ पर्सनल पे, बाय प्लेसिंग ऑन हायर स्टेज। पर्सनल पे वाली बात मैंने बताई है। प्लेसिंग ऑन हायर स्टेज कैसे होता है ये हम आगे न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखेंगे ज्यादा इजीली हमारा कवर। ये कब कब एप्लीकेबल होता है? ऑन सेम पोस्ट, यदि फिक्सेशन सेम पोस्ट पे हो रहा है, सेम और आइडेंटिकल पे स्केल में अगर फिक्सेशन हो रहा है, कैडर टू एक्स कैडर हो रहा है, यानी कि एक पर्सन डेपुटेशन पे जा रहा है, एक्स कैडर टू एक्स कैडर हो रहा है, मीनिंग अ पर्सन is moving from one deputed post to another deputed post, of course under the permission from the parent organization. And एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ध्यान रखने लायक ये है कि कोई भी पर्सन यदि डेपुटेशन से बैक आता है एक्स कैडर में, सॉरी, एक्स कैडर से अपने कैडर में बैक आता है, डेपुटेशन से अपने कैडर में बैक आता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ पे नहीं लगता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ पे नहीं लगता है। इसके लिए कि अलग स्पेशल प्रोविजन जरूर है जिसको कि हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ पे कंपल्सरली नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। FR22(1)A1 ये कब एप्लीकेबल होता है? अपॉइंटमेंट ऑब्लिक प्रमोशन विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन में हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर होती है, अपॉइंटमेंट में यदि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ कई बार जब मैं इस पे क्लासेस लेता हूं तो एक सवाल आता है कि सर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ये लगता है क्या? हाँ लगता है। इफ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट थ्रू प्रॉपर चैनल, उसने अप्लाई किया, वहां उसका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद वो आदमी अगर वहां काम कर रहा है तो उसका जो पे फिक्सेशन होगा, अगर जहां उसका सिलेक्शन हुआ है पहले वाले से हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एप्लीकेबल होगा। चाहे वो सिलेक्शन जैसे भी हुआ, थ्रू इंटरव्यू हुआ हो, थ्रू ओपन कंपटीशन हुआ, इट हार्डली मैटर्स, दिस विल बी एप्लीकेबल। यहां पे क्या होता है कि द पर्सन गेट्स वन इंक्रीमेंट विच इज नॉट रियल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नोशनल इंक्रीमेंट। द पर्सन गेट्स नोशनल इंक्रीमेंट इन हिज ओल्ड पे लेवल। अगर एक्स से वाई में जा रहा है तो एक्स वाला जो पे लेवल है उसमें एक नोशनल इंक्रीमेंट उसको मिल जाएगा, रियल नहीं। कहने का मतलब अगर वो किसी पर्टिकुलर पे लेवल, सपोज कीजिए पे लेवल 8 में 6th स्टेज पे काम कर रहा है, तो 7th स्टेज उसका कंसीडर होगा, एंड दिस 7th स्टेज विल बी प्रोटेक्टेड इन द पे लेवल वेयर इज मूविंग। सपोज कीजिए वो पे लेवल 8 से 9 में जा रहा है, तो 9 में देखेंगे कि 7th स्टेज पे इफ पे वाज 68,000, तो पे लेवल 9 में 68,000 कहाँ है? जरूरी नहीं है कि पे लेवल 9 में 68,000 एग्जिस्ट कर रहा हो। इट माइट बी 67,000 एंड 69,000। इन दैट केस यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है तो उसको 67,000 पे ना फिक्स करके 69,000 पे फिक्स करेंगे।
तो यहाँ पे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण दो बेनिफिट्स उस पर्सन को मिल रहा होता है। ये गौर करने वाली बात है। पहला बेनिफिट उस पर्सन को नोशनल इंक्रीमेंट का मिल रहा होता है, और दूसरा है कि उसका प्री प्रोटेक्शन हायर स्टेज में प्लेस करके होता है। यहाँ पर्सनल पे में प्लेस नहीं किया जाता है, पे प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल पे का प्रोविजन नहीं किया जाता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है तो हमेशा हायर स्टेज में जाएगा। ठीक है। दूसरा दूसरा है इसमें, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है, इट इज कवर अंडर FR1 A2। और यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है तो पहली चीज कि उसको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। नोशनल इंक्रीमेंट एकदम क्लियर रहे तभी मिलता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर हो, तब उसको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम यहां पे प्रोटेक्शन जो यहां होगा पर्सनल पे के फॉर्म में। सो वो पर्सन दो तरीके से उसका पे फिक्सेशन वेरी कर रहा है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी से। पहला कि नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, और दूसरा कि उसको पर्सनल पे, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, पर्सनल पे के फॉर्म में उसका पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हायर स्टेज में जाके उसका पे प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। सिमिलरली यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर है तो एग्जैक्टली जैसे A2 के अंदर फिक्सेशन हुआ है वैसे ही पे फिक्सेशन होगा, यानी कि यहां भी पे जो है पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट होगा एंड ही विल नॉट गेट नोशनल इंक्रीमेंट। सो एक चीज क्लियर है, नोशनल इंक्रीमेंट के कारण दो फायदे हो रहे हैं, तो सॉरी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दो फायदे हो रहे हैं। पहला, नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है एंड पे प्रोटेक्शन हायर स्टेज पे हो रहा है। अगर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो पे प्रोटेक्शन पहले तो कि नोशनल इंक्रीमेंट सबसे पहले कि नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, एंड पे प्रोटेक्शन पर्सनल पे के रूप में होगा जो बाद के इंक्रीमेंट में जाकर के एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम इसमें। हाँ, FR22(1)(B), ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन ऑन द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट बहुत जल्दी फॉल कर रहा है, थोड़े दिन के बाद फॉल कर रहा है, तो एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप आज चाहिए तो फिक्सेशन करा लीजिए या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे करा लीजिए। तो इसमें एक एग्जांपल ले लें हम। सपोज अ पर्सन इज प्रमोटेड ऑन 1 मई और उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई है। तो 1 मई टू 1 जुलाई क्या होगा और 1 जुलाई के बाद क्या होगा, दो सिचुएशन यहाँ एराइज करता है और दोनों मिलाकर के ये पे फिक्सेशन पूरा होता है। तो ये गौर करने की बात है कि जब भी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो डेट ऑफ प्रमोशन से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक का एक फिक्सेशन होगा एंड डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑनवर्ड का एक पे फिक्सेशन होगा। प्रमोशन से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक क्या होगा, उस दिन तक पर्सन जो पोस्ट X से पोस्ट Y पे मूव कर रहा था, पोस्ट X पे जो पे ड्रॉ कर रहा था सेम पे ड्रॉ करता रहेगा डेट ऑफ प्रमोशन से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक, सेम पे, बट हिज पे विल बी प्लेस्ड इन द हायर लेवल। कहने का मतलब अगर लेवल X से लेवल Y में जा रहा है तो उसका पे लेवल X वाला जितना था उसको लेवल Y में फिक्स कर देंगे। यहां फिक्सेशन में एक ध्यान रखना है कि डेट ऑफ प्रमोशन से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट नहीं होता है यहाँ के फिक्सेशन में। और यहाँ पे एग्जैक्टली FR22(1)(A)(2) की तरह फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि अगर मिसमैच ऑफ स्केल हो तो पर्सनल पे के रूप में पे को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में लेवल X वाला उसको सबसे पहले एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। दूसरा, यदि नोशनल इंक्रीमेंट एप्लीकेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, तो उसका एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर नोशनल इंक्रीमेंट नहीं एप्लीकेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है, तो नोशनल नहीं मिलेगा, लेकिन DNI का बेनिफिट तो मिल जाएगा। और वो बेनिफिट मिलने के बाद जो उसका पे आ रहा होता है उसको फिर ले जाकर के अगले लेवल में प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रोटेक्शन पर्सनल पे के रूप में भी हो सकता है यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है,
और हायर स्टेज में भी हो सकता है यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है। तो ये डिपेंड करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है। लेकिन एक चीज केवल क्लियर यहां रहने की जरूरत है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन टू डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कोई भी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर नहीं होती है और पे एज सच प्रोटेक्ट होता है कि, और वो प्रोटेक्शन हमेशा एंड हमेशा पर्सनल पे के रूप में ही होता है, कोई दूसरा उसका ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, फर्स्ट डीएनआई आफ्टर पे फिक्सेशन। अब भाई पे फिक्सेशन तो हो गया। व्हेन पे ऑफ अ पर्सन इज फिक्स्ड, what will be is next day of next increment date for next increment. Under 7th CPC, there are two dates for increment. First one is 1st January and another one is 1st July. So he will get the next increment either on 1st January or on 1st July. But the condition is before earning the first increment after pay fixation, he must have complete at least 6 months. At least 6 months. 6 months से ज्यादा हो सकता है, 6 months से कम नहीं हो सकता है. So एक एग्जांपल ले लें. If a person is promoted on 6th of March, 6th month अगर उस पे काउंट करेंगे तो क्या होगा? 6th of March था, so 6 month के बाद इट इज 5th ऑफ सितंबर होगा. 5th सितंबर के बाद अगर उसका पे फिक्सेशन हम देखें तो इट विल बी ऑन 1st जनवरी ओनली. सो उसका अगला डीएनआई जो मिलेगा वो 1st जनवरी को मिलेगा, पहला इंक्रीमेंट 1st जनवरी को मिलेगा. एंड उसके बाद का इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर 1 ईयर्स मिलेगा. यानी नेक्स्ट ईयर यदि 23 में उसका पे फिक्स हुआ मार्च में, तो 24 के जनवरी में उसका फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा. एंड उसके बाद का इंक्रीमेंट 1 साल के बाद यानी जनवरी 25 में जाकर के मिलेगा. तो दैट इज द प्रोविजन फॉर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट. सो दिस was the total provisions for pay fixation FR 22(1) के अंतर्गत. अभी मैंने केवल FR 22(1) बताया है और we will learn a few examples of pay fixation, and once these examples will be over, we will learn other provisions. इसमें एक प्रोसीजर मैंने डेवलप किया हुआ है पे फिक्सेशन के लिए, and I advise colleagues who learns with me कि इस प्रोसीजर को फॉलो करें, बिकॉज बहुत सिस्टमैटिक है ये एंड आपको डिसीजन स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोमेंट यू गेट द प्रॉब्लम, स्टडी द प्रॉब्लम. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले स्टडी कीजिए बढ़िया से एंड डिसाइड कीजिए कि किस कैटेगरी में हमको पे फिक्स करना है. डिसाइड द टाइप ऑफ इंडक्शन इन द पे लेवल. पे लेवल में वो आदमी कैसे आ रहा है, एक पे लेवल से दूसरे पे लेवल में गया, दूसरे पे लेवल में इंडक्शन कैसे हो रहा है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, एमएससीपी है, री एम्प्लॉयमेंट है जो अभी तक मैंने नहीं बताया है, क्या पनिशमेंट के बाद उसका री इंस्टेटमेंट हो रहा है जिसके कारण किसी पे लेवल में वो आदमी जा रहा है. तो कौन सा कंडीशन लग रहा है. सबसे पहले डिसाइड दिस. डिसाइड वेदर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर. इंडक्शन के बाद क्या उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर हो रही है पहले से, क्योंकि ये हायर डिसाइड करेगा नोशनल इंक्रीमेंट को. डिसाइड द एप्रोप्रिएट रूल, विच रूल विल बी एप्लीकेबल. चेक वेदर द ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन हैज बीन एक्सरसाइज्ड. इफ इट इज एक्सरसाइज्ड देन पे फिक्सेशन दो पार्ट में चूंकि हमको करना पड़ेगा, तो जस्ट डिसाइड कि पे फिक्सेशन में डीएनआई का ऑप्शन द पर्सन हैज एक्सरसाइज्ड और नॉट. 1 महीने के अंदर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है. और यहां एक चीज और बता दूं, डिपार्टमेंट और ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आस्किंग यू फॉर दिस ऑप्शन.
This you have to give yourself. But my advice always to my colleagues is कि भाई everybody is not thorough in pay fixation like you, so give him the option. उससे एक बार पूछ लीजिए, राइटिंग में वो देगा और उसके बाद वो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। उसके बाद उसका पे फिक्स कीजिए, उसके बाद उसका नेक्स्ट डीएनआई फिक्स कीजिए। सो ये स्टेप यदि हम फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि पे फिक्सेशन ऑन डीएनआई यदि एक्सरसाइज किया जा रहा है तो ऑलवेज भी वेरी केयरफुल कि अगला डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या हो। क्योंकि देखिए यहाँ डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट यूजुअली इज आइदर 1 जुलाई और 1 जनवरी। सो चाहे वो 1 जुलाई हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, 6 मंथ के बाद आप देखेंगे कि अगला वाला इंक्रीमेंट डेट ही आ जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी का पे ऑन डीएनआई 1 जनवरी को फिक्स हो रहा है तो अगला इंक्रीमेंट उसका 1 जुलाई को लग जाएगा। डीएनआई एज 1 जुलाई को हो रहा है तो अगला इंक्रीमेंट उसका नेक्स्ट जनवरी को लग जाएगा। तो ये हमको इस पॉइंट को ध्यान में रखने की बात होती है। दूसरा होता है कि ये क्वेश्चन दिस इज ऑलवेज आस्क्ड कि सर कोई शॉर्टकट है क्या कि कहां पे हम डीएनआई का ऑप्शन एक्सरसाइज करें और कहां ना करें। तो मैंने जहां पे रिलेवेंट स्लाइड है वहां भी दिखाया है, वहां पे भी मैंने रिलेवेंट स्लाइड वाले पोर्शन में दिखाया है यहाँ पे कि द ऑप्शन ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है और कई एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद मैंने इसको पाया है कि द ऑप्शन ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे ऑन डीएनआई इज अट्रैक्टिव इफ आफ्टर एडिंग 2 इंक्रीमेंट्स, 2 इंक्रीमेंट ऐड कर दीजिए आज की तारीख जो पे इन द ओल्ड पे लेवल, जिस पे लेवल से वो मूव कर रहा है एक्स से वाई में मूव कर रहा है तो एक्स में 2 इंक्रीमेंट ऐड कर दीजिए। और यदि उसका कोई मैचिंग स्केल वाई में नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन ऑफ डीएनआई विल बी बेनिफिशियल फॉर। अगर मैचिंग स्केल मिल जा रहा है तो बेनिफिशियल नहीं, अगर मैचिंग स्केल नहीं मिल रहा है तो इट इज बेनिफिशियल। सो हमेशा ध्यान दीजिए कि यदि 2 इंक्रीमेंट देने के बाद, 2 इंक्रीमेंट देने के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है और 2 इंक्रीमेंट देने के बाद मैचिंग नहीं मिल रहा है तो इट इज बेनिफिशियल। सिमिलरली यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है पोस्ट वाई का एक से तो 1 इंक्रीमेंट देने के बाद यदि मैचिंग नहीं है तो दिस विल बी बेनिफिशियल, अदरवाइज ये बेनिफिशियल नहीं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट समझिए आप इसको। अब एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज बहुत सिंपल और बड़े प्रोग्रेसिव मैनर में मैंने एग्जांपल्स को सेट किया हुआ है। टोटल 14 और 15 एग्जांपल्स के हेल्प से सारा का सारा पे फिक्सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। A person is promoted from pay level 8 stage 6 to pay level 9, fix his pay in pay level 9। ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करें, क्वेश्चन को एक तरफ से एनालाइज करें। द पर्सन इज प्रोमोटेड, ठीक है। सो टाइप ऑफ इंडक्शन इन द पे लेवल क्या था? प्रमोशन था। प्रमोशन था इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज हायर, ठीक है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर था तो रूल कौन सा लगेगा? FR 22(1)(a)(1 पहला वाला, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर वाला प्रोविजन था, ठीक है। ऑप्शन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे ऑन डीएनआई हैज बीन एक्सरसाइज, तो डीएनआई का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नो, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन, ठीक है। अब इसके बाद हम फिक्सेशन देखते हैं। एक ये टेबल है, 2 टेबल पूरे के पूरे पे फिक्सेशन में मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोज हु वांट टू लर्न पे फिक्सेशन थॉरोली, टेबल का केवल फॉर्मेट याद करते हैं, रेस्ट दे विल फिल एंड द पे विल बी फिक्स्ड प्रॉपर्ली। बिफोर प्रमोशन, प्रमोशन से पहले द पर्सन वाज ऑन पे लेवल 8 स्टेज 6। स्टेज 6 में यदि हम पे मैट्रिक्स देखेंगे तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से उसका पे था 55,200 एंड चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर थी सो उसको स्टेज 6 से हमने एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया ओल्ड पे में और स्टेज 7 पे ले आए, ठीक है। डीएनआई, चूंकि डीएनआई का कोई ऑप्शन, कोई डेट डीएनआई का मेंशन ही नहीं, ना हमसे पूछा जा रहा है कि अगला डीएनआई का होगा, तो हम साइलेंट है।
इस प्रॉब्लम में मैंने साइलेंट कर दिया है उसको फॉर द पर्पज ऑफ इजीनेस इन अंडरस्टैंडिंग। एक बार जब हमने स्टेज 6 से स्टेज 7 पे उसका फिक्स कर दिया पे लेवल 8 में, और उसका प्रमोशन पे लेवल 9 में है, तो उसका फिक्सेशन कैसे होगा, इसके लिए हम सबसे पहले एक बार टेबल को रिफर करते हैं। या या 8 से 6 में देखिए, 8 से 6 या 6 से था, नोशनल इंक्रीमेंट के बाद 7 पे उस आदमी का नोशनल इंक्रीमेंट के बाद आया 56,900। अब हम देख रहे हैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है, तो 56,900 ये 9 लेवल के टेबल में कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? 56,900, 56,300, 58,000, इसके और इसके बीच में कहीं पर 56,900 लाई करेगा। लेकिन चूंकि because this is a case of higher responsibility, so his pay will be protected in the shape of placing him to the higher stage, that is on 58,000. So in this particular case his pay should be fixed at 58,000। 58,000 का मतलब हो गया कि पे लेवल 9 पे लेवल 4। लेट्स सी, पे लेवल 9 पे लेवल 4, ठीक है। और यहाँ पे फिर डीएनआई का कोई बात नहीं थी, कोई डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था, तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमने यहाँ नहीं कंसीडर किया है। सो इन दिस पैटर्न, इन दिस मेथड, हिज पे विल बी फिक्स्ड। चलिए इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। प्रॉब्लम इज द सेम, बट हियर द न्यू पोस्ट डज नॉट बियर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्यों नहीं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहा है, वो हायर लेवल में जा रहा है? हम इस रीजन को, इसके पीछे जो भी लॉजिक हो, जो भी रीजन हो, फॉर द टाइमिंग भूल जाते हैं। केवल इतना मान लीजिए कि होता है ऐसा, ये हो सकता है, ठीक है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कहते हुए पे को अगर हमें फिक्स करना है, सो नाउ द पर्सन इज प्लेस्ड फ्रॉम दिस टू दिस, अपग्रेडेशन विदाउट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे फिक्सेशन कैसे हो रहा है? अपग्रेडेशन विदाउट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है, सो हिज पे विल बी फिक्स्ड एज FR 22(1)(a)(2). A1 नहीं, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर है, ये भी नहीं लिखा हुआ। अगर लोअर लिखा हुआ होता तो A3 हो जाता, लेकिन लोअर नहीं है ये मानते हुए, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए A2 के अंदर फिक्स किया जाता है। हालांकि A2 और A3 में फिक्सेशन सेम, लेकिन यदि यहाँ ये रूल पूछा जाएगा तो इट विल बी A2। डीएनआई का कोई जिक्र नहीं है, लाइक लास्ट प्रॉब्लम। सो अगेन डीएनआई के बारे में हम साइलेंट रहेंगे इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे देखिए फिक्सेशन इज एग्जैक्टली द सेम। द ओनली थिंग इज कि यहाँ कोई नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट हायर, not applicable, and at the same time his pay is fixed in the shape of personal pay। कैसे हुआ है ये देखें, पे लेवल 8 में स्टेज 6, अब हम एक बार फिर से उस टेबल पे जाते हैं, पे लेवल 8 एंड स्टेज 6, पे लेवल 8 and stage 6। Just a second. Yeah. पे लेवल 8 में स्टेज 6 पे द पर्सन वाज देयर, यानी कि 55,200 ही वाज ड्रॉइंग, द पर्सन वाज ड्रॉइंग 55,200, बिकॉज नोशनल इंक्रीमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। सो इसी को सिंपली इसमें कहीं ना कहीं हमें फिक्स करना है, ठीक है। सो दिस इज 55,200, so 55,200 will fall somewhere in between the two, इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन बिकॉज
दिस इज नॉट द केस ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हायर स्टेज में नहीं प्लेस करेंगे, उसको इस लोअर स्टेज में प्लेस करेंगे 54,700। लेकिन हियर द क्वेश्चन इज इफ ही इज प्लेस्ड इन 54,700 and earlier he was doing 55,200, there was a loss of how much? There was a loss of 500 rupees to the person. So how this 500 will be dealt? This 500 will be protected in the shape of personal pay. So his pay will be fixed as basic of rupees 54,700 plus personal pay of 500. अब उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट 6 मंथ के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो आफ्टर नेक्स्ट इंक्रीमेंट हिज पे विल बी 56,300 रुपीज, यानी दिस वन 56,300 rupees. And this 56,300 rupees is more than 55,200 rupees. So his personal pay of 500 rupees will be withdrawn. And he will get the total pay, because total pay is equal to basic pay plus personal pay plus NPA. NPA तो कुछ है ही नहीं. Personal pay चूंकि 0 हो गया, so now his pay will be basic pay, that is 56,300 rupees. So let's see. Yeah. यहाँ पे 54,700 rupees and 500 rupees is protected as personal pay. अगले इंक्रीमेंट में ये 500 rupees एडजस्ट हो जाएगा एंड अगला जो पे होगा उसको मिलने लगेगा. दैट विल बी हिज बेसिक पे. हिज बेसिक पे विल बिकम हिज टोटल पे. The third example. In the third example, the new post bears higher responsibility. Problem same है. And he opts his pay fixation on his DNI falling on this date, 1st July 23. किस दिन प्रमोशन हुआ ये डेट नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है कि DNI ये था. कोई भी डेट हो सकता है, 1st May, 9th May, 1st March, 9th March, whatever it is. So एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ प्रमोशन. हालांकि प्रमोशन नहीं दिया हुआ है, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर. सो FR22(1)(A)(1) लगेगा यहाँ पे, FR22(1)(A)(1). एंड डेट ऑफ फिक्सेशन जो पहले के प्रॉब्लम से डिफरेंस है वो ये है कि यस, DNI जो है उसने ऑप्ट किया. तो अब देखिए ये एक कॉलम ऐड हो गई DNI वाला. और यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, ये DNI वाला जो कॉलम ऐड होगा ये हमेशा नोशनल पे के पहले ऐड. ठीक है, यानी DNI को नोशनल पे से पहले लगाना. ठीक है, तो अब देखिए वहां क्या हो रहा है. यहां देखिए इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे फिक्सेशन के. एक है यहाँ पे डेट ऑफ प्रमोशन, डेट ऑफ प्रमोशन. ठीक है, दूसरा है DNI, DNI. सो डेट ऑफ प्रमोशन से DNI तक, डेट ऑफ प्रमोशन से DNI तक एक पैटर्न में पे फिक्स होगा और DNI के बाद अलग पैटर्न में होगा. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं और इसको दिखाया हुआ है यहां पे, गौर करेंगे. इन बिटवीन द डेट ऑफ प्रमोशन, ठीक है, 1 अप्रैल को उसका प्रमोशन हो रहा है. डेट ऑफ प्रमोशन टू DNI उसको कितना मिलेगा, डेट ऑफ प्रमोशन एंड DNI उसको कितना मिलेगा. तो सबसे पहले हम देखें, ही वाज ऑन लेवल 8 स्टेज 6, लेवल 8 स्टेज 6. सो 55,200 rupees will be placed in the higher level by protecting the pay in the shape of personal pay. तो सबसे पहले देखें 55,200 rupees, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जो था 55,200 rupees को हमने हायर स्टेज में विदाउट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला था और जैसे यहां फिक्स किया था एग्जैक्टली ऑन सेम पैटर्न इन 2 डेट के बीच में उसका पे फिक्स हो जाएगा.
बिकॉज विदाउट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हायर स्टेज में डालने वाली बात है। 54,700 रुपीज विद द पर्सनल पे ऑफ 500, 54,700 रुपीज एज बेसिक एंड 500 एज पर्सनल पे। ठीक है, सो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व, एक पार्ट हमारा ये सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट, इस डेट, ऑन दिस डेट पे इन द ओल्ड पे लेवल वाज 55,200 रुपीज। इसमें डीएनआई का इंक्रीमेंट हमने ऐड कर दिया, स्टेज 6 से स्टेज 7 में ले आए, और एक नोशनल इंक्रीमेंट और ऐड कर दिया बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज हायर, पे लेवल 8 में ले गए, पे लेवल सॉरी पे स्टेज 8 में ले गए, एंड पे स्टेज 8 में उसका पे टेबल के हिसाब से 58,600 रुपीज आया। अब 58,600 रुपीज को हम फिक्स करके देखते हैं मैचिंग स्केल है कि नहीं, अगर नहीं है तो कैसे। मैचिंग स्केल है कि नहीं, अगर मैचिंग स्केल नहीं है तो कैसे होगा हम देखें। ये है 58,600 रुपीज, ये है 58,600 रुपीज। अब 58,600 रुपीज को हमको यहाँ पे फिक्स करना है, सो 58,000 एंड इसके इसके बीच में आएगा, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर, सो इन दोनों में that is 58,000 and 59,700 rupees, his pay will be fixed at this, his pay will be fixed at this because the responsibility is higher, so higher stage में जाके pay fix होगा 59,700 rupees, this is stage 5, 59,700 rupees stage 5 on this। अब यहाँ पे एक चीज और है, उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या होगा, उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या होगा। तो उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे लगा लिया है, यहाँ पे लगा लिया है। सो हियर द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट विल बी नॉट 1 जुलाई, नॉट 1 जुलाई, इट विल बी 1 जनवरी, 1 जनवरी। क्यों 1 जनवरी होगा, क्योंकि पहले डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई था, इसके 6th मंथ के बाद जो अगला डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा ये 1 जनवरी आएगा। सो हिज पे विल बी फिक्स्ड ऑन पे लेवल 9 एट स्टेज 5, एंड उसका डीएनआई जो होगा 1 जनवरी 2024 होगा। ठीक है, सो ये 3 प्रॉब्लम्स यहां पे हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, a government servant drawing this much pay on pay level 10 is promoted on 6th June to a post in pay level 11, this is nothing, ठीक है। His existing DNI इतना था, fix his pay and DNI if उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है DNI से फिक्सेशन का, और एक्सरसाइज नहीं किया है, एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज नहीं किया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अगर वो ऑप्शन ना एक्सरसाइज करे तो सिंपली कहें कि पहले वाले प्रॉब्लम को ही सारे पोर्शंस को मिक्स करके हमने 2 प्रॉब्लम बना लिया है। सबसे पहले कि हाँ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोशन का केस है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो FR22(1)(a)(1) में फिक्स होगा। उसने ऑप्शन कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया है, जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तो पे लेवल 10 में ही वाज ड्रॉइंग 75,400 रुपीज, ये स्टेज 11 था। इस स्टेज 11 से उसको हम स्टेज 12 में एक नोशनल इंक्रीमेंट दे करके लाए बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज हायर, ठीक है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज हायर, एंड उसका जो डीएनआई था, उसका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट था डीएनआई था, ये डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 24 जो पहले था। अब क्या हुआ कि इसका हमने फिर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सो इसका हमने फिर अगला स्टेज देखा, और यहां देखिए पर्सनल पे के रूप में पे प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि पे लेवल 11 में 2 स्टेज जिसके बीच में ये आ रहा था, स्टेज 5 एंड स्टेज 6 था, हमने स्टेज 6 को ऑप्ट किया। एक बार देख लेते हैं, 77,700 रुपीज पे लेवल 10 में,
77,700 77,700 रुपीज 10 में। और इसका मैचिंग हम देख रहे हैं 77,700 रुपीज, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है। सो ही विल बी प्लेस 78,500 रुपीज, 78,500। डीएनआई मैंने सेम कॉपी किया, लेकिन यहाँ डीएनआई को हम डिसाइड करें एक बार, 6 जून को उसको मिला, 6 जून को मिला। 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद जो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट आ रहा है एग्जैक्टली द सेम आ रहा है। 6 जून के बाद 6 मंथ उसका जाकर के जब पूरा होगा, कहने का मतलब है 5 दिसंबर को, तो अगला डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी का इंक्रीमेंट उसको मिल जाएगा। तो दीज वेयर द 4 एग्जाम्पल्स। अभी हमारे पास टोटल 10 एग्जाम्पल्स एंड कुछ और रिलेवेंट रूल्स बच रहे हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। एंड थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, एंड माय रिक्वेस्ट विल बी कि पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा कंपोनेंट देखिए, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। एंड यदि आपके लिए पॉसिबल हो, आपको ये पूरा का पूरा अच्छा लग रहा हो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस साइट, दिस यूट्यूब साइट। थैंक यू वेरी मच।